फ्रेंड्स, कल का वीडियो थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया था, उस वीडियो को मैं आज कंप्लीट करने वाला हूँ। देखना, कल की वीडियो में अपन क्या पढ़ रहे थे, हाई आउटपुट वर्सेज लो आउटपुट फेलियर। कल की वीडियो में अपन ने हाई आउटपुट फेलियर पर पूरी बात कर ली थी। आज जो अपन बात करने वाले हैं वो क्या है, लो आउटपुट फेलियर। लो आउटपुट फेलियर, लो आउटपुट फेलियर का मतलब क्या है कि लो आउटपुट की वजह से बॉडी की मेटाबॉलिक डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही, और मेटाबॉलिक डिमांड नहीं पूरी हो रही तो उसके लिए तीन फैक्टर जो अपन ने बात की थी। पहला फैक्टर कौन सा था, प्रीलोड। दूसरा फैक्टर कौन सा था, आफ्टर लोड। और तीसरा फैक्टर कौन सा था, मायोकार्डियम हेल्थ। जो मायोकार्डियल हेल्थ है, ये तीनों फैक्टर डिपेंड कर रहे थे मेटाबॉलिक नीड को पूरा करने के लिए। अब बात करनी किसकी करनी है अपने को, लो आउटपुट फेलियर की। ये अपना एट्रियम, ये वेंट्रिकल। अगर पेशेंट किसका हो, एरोटिक स्टेनोसिस का, अगर एरोटिक वाल्व में स्टेनोसिस है, एरोटिक वाल्व में स्टेनोसिस का मतलब क्या है, पेरिफेरल रेसिस्टेंस क्या है, बढ़ा हुआ है। और पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ा होने का मतलब क्या, जो ब्लड एट्रियम से कहाँ आएगा, वेंट्रिकल के अंदर, वो फिल तो होगा लेकिन कहाँ नहीं जाएगा, बाहर। क्योंकि पेरिफेरल रेसिस्टेंस क्या है, बढ़ा हुआ। अगर बाहर नहीं जाएगा तो ब्लड कहाँ फिल होगा, एट्रियम के अंदर। अगर वो ब्लड एट्रियम के अंदर फिल होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, जो एट्रियम की रेडियस है, सॉरी जो वेंट्रिकल की जो रेडियस है, वो रेडियस क्या होगी, बढ़ना शुरू कर देगी। नॉर्मली फ्रैंक स्टार्लिंग लोग क्या बोल रहा है कि अगर कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अगर कार्डियक का एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, कार्डियक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो नॉर्मली ग्राफ अपने क्या पढ़ा था, नॉर्मली ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, नॉर्मल से ज़्यादा हो गया, यानी एरोटिक स्टेनोसिस अगर पेशेंट को, तो नॉर्मल से ज़्यादा होगा। नॉर्मल से ज़्यादा होगा तो ग्राफ का करो कहाँ जाएगा, आगे। इसका मतलब क्या है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम तो बढ़ा लेकिन कार्डियक आउटपुट इस बार डाउन है। तो पहला, जब भी प्रीलोड बढ़ेगा तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन प्रीलोड ज़्यादा बढ़ा तो कार्डियक आउटपुट घटेगा, और कार्डियक आउटपुट घटेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, लो आउटपुट। दूसरा, अगर ये रेडियस बढ़ती है, अगर ये रेडियस बढ़ेगी तो रिजल्ट क्या आएगा, जो टेंशन है मायोकार्डियम की वो कम होगी। लेप्लेस लॉ क्या बोलता है कि प्रेशर इज इक्वल टू टेंशन अपॉन रेडियस। प्रेशर क्या है, टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेडियस के क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नॉर्मली हार्ट के अंदर ये रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और जो टेंशन है वो कितनी है, 600 यूनिट। और 600 यूनिट है तो रिजल्ट क्या आएगा, 120। नॉर्मल प्रेशर कितना बन रहा है, 120 mmHg का। ये 120 mmHg का प्रेशर कब बन रहा है, जब रेडियस कितनी है, 5, और टेंशन कितनी है, 600। अब अगर पेशेंट को स्टेनोसिस है या पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ा हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा, इसका जो डायमीटर है वो बढ़ेगा, और इसका डायमीटर बढ़ेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, प्रेशर अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है। इस लॉ को क्या बोलते हैं, लेप्लेस लॉ। लेप्लेस लॉ क्या बोल रहा है कि अगर रेडियस बढ़ेगी तो टेंशन घटेगी, प्रेशर है वो कम होगा। क्लियर है इतना। अब अगर पेशेंट को रिगर्जिटेशन है या क्या है, वॉल्वुलर डिजीज है, या पेरिफेरल रेसिस्टेंस, एरोटिक स्टेनोसिस है, तो रिजल्ट क्या आएगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम तो क्या होगा, बढ़ेगा। और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है, रेडियस बढ़ेगी, और रेडियस बढ़ेगी तो रिजल्ट क्या आएगा, प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और प्रेशर कम होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, पेशेंट को क्या होगा, लो आउटपुट फेलियर। क्लियर है। उसके बाद प्रीलोड क्लियर है। सेकंड टर्म जो अपने पास है वो क्या है, आफ्टर लोड। आफ्टर लोड में भी अपना यही सीन, P इक्वल टू T/R। अगर पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ा क्या होगा, पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, आउटपुट क्या होगा, लो। क्लियर है इतना। अगर आफ्टर लोड बढ़ा तो क्या रिजल्ट आएगा, कार्डियक आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि पेरिफेरल रेसिस्टेंस क्या डिनोट कर रहा है, आफ्टर लोड। और अगर आफ्टर लोड बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आफ्टर लोड अपने आप कम होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, पेशेंट किसका होगा, लो आउटपुट फेलियर का। क्लियर है इतना। तीसरा,
रेट एंड रिदम, रेट और रिदम है, ये क्या कर सकती है अगर पेशेंट किसका है, ब्रेडिकार्डिया का, सीवियर ब्रेडिकार्डिया। अगर पेशेंट को क्या है, सीवियर ब्रेडिकार्डिया, अगर पेशेंट को सीवियर ब्रेडिकार्डिया तो रिजल्ट क्या आएगा, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन कम होगा तो ब्लड कम पंप होगा, ब्लड कम पंप होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, लो आउटपुट फेलियर का। और अगर पेशेंट को क्या है, सीवियर टेकिकार्डिया, अगर पेशेंट को क्या है, सीवियर टेकिकार्डिया, अगर एक पेशेंट को सीवियर टेकिकार्डिया तो रिजल्ट क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होंगे लेकिन अमाउंट ऑफ ब्लड क्या होगी, कम, वेंट्रिकल जल्दी से फिल नहीं हो पाएंगे, और वेंट्रिकल कंप्लीटली फिल नहीं होगी तो कंप्लीट ब्लड बाहर नहीं जाएगा, और कंप्लीट ब्लड बाहर नहीं जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, पेशेंट को क्या हो जाएगा, लो आउटपुट फेलियर। तो ये फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, प्रीलोड आफ्टर मायोकार्डियल हेल्थ वाला कल अपन डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा क्या फैक्टर बचा है, रेट एंड रिदम। ये रेट एंड रिदम क्या करती है, अगर पेशेंट सीवियर ब्रेडिकार्डिया का तो एनफ ब्लड नहीं है या एनफ पंपिंग कैपेसिटी नहीं है तो रिजल्ट क्या आएगा, कार्डिक आउटपुट कम होगा, और कार्डिक आउटपुट कम होने का मतलब आउटपुट कैसा है, लो। अगर पेशेंट किसका है, सीवियर टेकिकार्डिया का, तो भी सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि ब्लड हार्ट ज़्यादा पंप करेगा, और हार्ट ज़्यादा पंप करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, एनफ ब्लड है वो क्या नहीं जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पहुंचेगा नहीं, पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, लो आउटपुट फेलियर। इतना क्लियर है। नेक्स्ट जो फेलियर है अपना वो कौन सा फेलियर है, राइट हार्ट फेलियर वर्सेज लो हार्ट फेलियर। जो नेक्स्ट अपन से फेलियर पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट। ये देखना, ये तो अपना है राइट हार्ट, ये अपना एट्रियम, एट्रियम ये अपना राइट वेंट्रिकल, ये बीच में वॉल लगा है, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाएगी, लंग्स के पास। यहाँ पे क्या है, लंग्स है, ये लंग्स, और यहाँ पर अपना लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से ये डिवाइड होगा राइट और लेफ्ट में, और राइट और लेफ्ट में डिवाइड होने का मतलब ये कहाँ जाएगा, राइट पार्ट में, ये कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट पार्ट में। इतना क्लियर है। यहाँ पर ये है अपनी एल्वोलाई या एयर पॉकेट्स, यहाँ पर क्या है, एल्वोलाई। यहाँ से ब्लड जाएगा पल्मोनरी वेन में, तो यहाँ से कौन निकलेंगी, पल्मोनरी वेन, और कहाँ जाएंगी, लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, अरोटा के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में। और ये आर्टरी, आर्ट्रियोल, और जो लास्ट पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, कैपिलरी। हाँ आवाज़। नेक्स्ट यहाँ से आएगी सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, ये दोनों मिलकर अपना ब्लड कहाँ डालेंगी, एट्रियम के अंदर। और ये ब्लड लेगी कहाँ से आ रही है, बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से और बॉडी के नीचे वाले पार्ट से। ये इसका पार्ट, ये क्या बनाएगा आगे जाके, वेन्यूल्स पार्ट। ये है अपना नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी की आर्टरी ब्रांच, ये लंग्स है। यहाँ पर ब्लड एक्सचेंज होने वाला है, तो मैं इसको कैसे दिखाऊं, और यहाँ पे एक्सचेंज होने वाला है। ये क्या है, पल्मोनरी वेन्स, और यहाँ पर क्या है, राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये होता। इतना क्लियर है। ये है कैपिलरी नेटवर्क। अब नॉर्मली सर्कुलेशन सिस्टम में हो क्या रहा है, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना, ये सुपीरियर वेना केवा और ये इन्फीरियर वेना केवा, ये करके आ रहे हैं। इम्प्योर ब्लड को कहाँ लेके आ रहे हैं, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स के अंदर। यहाँ पर एयर एक्सचेंज हो रही है, गैस एक्सचेंज हो रहा है। ये पार्ट क्या है जहाँ पर क्या हो रहा है, गैस एक्सचेंज।
और प्योर ब्लड कहाँ जा रहा है? लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हो रहा है? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं अपन? ब्लड फ्लो करवा रहे हैं। अब कोई भी कंडीशन, जैसे पेशेंट को क्या है, मायोकार्डियोपैथी या इस्चेमिया हो, वॉल्वुलर डिजीज हो, इंक्रीज प्रीलोड हो या इंक्रीज आफ्टर लोड हो, ये वो कंडीशन है जो अपन पीछे पढ़ के आए हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा? ब्लड नॉर्मली कहाँ नहीं जा पा रहा? सर्कुलेशन के अंदर या सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर नहीं जा रहा, और ये ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर नहीं जा रहा, तो ब्लड कहाँ फिल है? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अपन पहले बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर की, ये मानिए नॉर्मल ब्लड है। अब प्रीलोड बढ़ा हुआ है, प्रीलोड बढ़ने का मतलब क्या होगा? कार्डियक आउटपुट क्या होगा? कम। और कार्डियक आउटपुट अगर कम होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? ये ब्लड इधर कम जाएगा, इधर कम जाएगा, तो जब एट्रियम फिलिंग करने आ रहा है वो एट्रियम प्रॉपर फिलिंग नहीं कर पाएगा। अब अगर ये ब्लड यहाँ फिल हुआ तो एट्रियम की फिलिंग नहीं होगी, और एट्रियम की फिलिंग नहीं होगी तो प्रेशर कहाँ लगेगा? बैक साइड। क्लियर है? या ये मान लो अगर ये फिल है, ये बाहर नहीं निकला, तो एट्रियम कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो पाएगा, और एट्रियम अगर कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा? तो सर्कुलेटरी ब्लड यहाँ आ रहा है, वो एट्रियम के अंदर आएगा, लेकिन एट्रियम पहले से फिल है, लेफ्ट वेंट्रिकल फिल पहले से पड़ा है और एट्रियम की फिल हो गया। रिजल्ट क्या आएगा? कि ब्लड क्या करेगा? रिगर्जिटेट होगा, बैकफ्लो करेगा, और जैसे ये बैकफ्लो करेगा ये कहाँ पहुँचेगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स के अंदर। ये ब्लड कहाँ पहुँचा? पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स में। क्लियर है? और जैसे ही ये लंग्स में पहुँचेगा रिजल्ट क्या आएगा? जैसे ये लंग्स है, ये एयर पॉकेट, ब्लड कहाँ पहुँचा? कैपिलरी के पास। प्रेशर बढ़ा हुआ है। अब जैसे ही ब्लड पहुँचेगा रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पर ये गैस एक्सचेंज हो रहा है, तो ये इंटरस्टिशियल पार्ट है, तो ये फ्लूइड लीक होगा कहाँ पर? इंटरस्टिशियल पार्ट में। तो सबसे पहले जैसे ही ब्लड लंग्स के अंदर पहुंचा, ये लीक कहाँ हुआ? इंटरस्टिशियल पार्ट के अंदर। तो पहला जो सिम्टम देखने को मिलेगा वो क्या होगा? पेशेंट को इंटरस्टिशियल एडिमा। क्लियर है? इंटरस्टिशियल एडिमा के बाद ये एडिमा अगर फर्दर जाए तो ये कहाँ पहुँचेगी? एल्वेलाई के अंदर। और ये एडिमा अगर एल्वेलाई के अंदर जा रही है तो पेशेंट किसका बनेगा? एल्वुलर एडिमा का। क्लियर है? फिर कंप्लीटली अगर ये फ्लूइड एस्केप होता है तो ये क्या करेगा? पूरे लंग्स को कवर करना चालू करेगा, और इसको क्या बोलोगे? पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी। वापिस देख लेना, ब्लड आया वापस बैकफ्लो के साथ, कहाँ जाएगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। क्या बढ़ा देगा? इंटरस्टिशियल एडिमा। इंटरस्टिशियल एडिमा के बाद दूसरा जो सिम्टम देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? एल्वुलर एडिमा। और तीसरा सिम्टम क्या देखने को मिलेगा? पल्मोनरी एडिमा। लंग्स के अंदर जब वाटर एक्यूमुलेट हो गया तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं? पल्मोनरी एडिमा। और जैसे ही ये लंग्स के अंदर एक्यूमुलेट होगा, लंग्स की कंडीशन क्या होगी? लंग्स एडिमेटस होगा। लंग्स कैसा होगा? एडिमेटस। दूसरा वाटर की वजह से कैसा हो गया? हैवी। और तीसरा जो देखने को मिला लंग्स कैसा मिलेगा? लंग्स हो जाएगा बोगी। लंग्स कैसा हो गया? एडिमेटस, हैवी एंड बोगी लंग्स। अब इस लंग्स में दिक्कत क्या है? लंग्स हैवी है। लंग्स हैवी होने का मतलब जैसे ही पेशेंट इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन करेगा, लंग्स को क्या आएगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि लंग्स हैवी है। डायफ्राम आराम से ऊपर नहीं उठा पाएगा इस लंग्स को। अब डायफ्राम ऊपर से लंग्स को नहीं उठा पाएगा तो दिक्कत क्या होगी? पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, और ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी तो रिजल्ट क्या आएगा? डिस्निया। तो पहला, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हुआ तो पेशेंट को किसकी प्रॉब्लम हो सकती है? डिस्निया की। क्लियर है? उसके बाद अगर एडिमा एल्वेलाई के अंदर गई, अगर एडिमा या वाटर एक्यूमुलेशन कहाँ हो गया? एल्वेलाई के अंदर। अगर वाटर एक्यूमुलेशन एल्वेलाई के अंदर हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा? क्रैकल साउंड। सॉरी, क्या होगा? क्रैकल साउंड। पेशेंट को अगर एल्वेलर एडिमा होती है तो पेशेंट को अगर एस्कल्टेट करते हैं लंग्स को तो कैसा साउंड सुनेगा? क्रैकल साउंड। उसके बाद लंग्स के ऊपर ये ट्रेकिया कैरिना वाला पार्ट था, ये कौन सा पार्ट है? ब्रोंकस पार्ट। ये एडिमा कहाँ जाएगी? इस ब्रोंकस पार्ट में। ये एडिमा कहाँ पहुँचेगी?
ब्रोंकस पार्ट में, और एडिमा ब्रोंकस पार्ट में पहुंचेगी तो रिजल्ट क्या आएगा पेशेंट को ब्रोंकियल एडिमा का। रिजल्ट क्या आएगा पेशेंट को ब्रोंकियल एडिमा का। और जैसे ही पेशेंट को ब्रोंकियल एडिमा होगा रिजल्ट क्या आएगा, ब्रोंकस है तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ब्रोंकस कॉन्स्ट्रिक्ट होने का मतलब एयर फ्लो नॉर्मली नहीं होगा, एयर फ्लो नॉर्मल नहीं होगा तो कैसा साउंड सुनने को मिलेगा, विजिंग साउंड। लेकिन इस बार कैसा होगा, ये कार्डियक विजिंग, एक विजिंग साउंड अस्थमा में सुनने को मिलता है। ये कौन सी विजिंग है, कार्डियक विजिंग ड्यू टू ब्रोंकियल एडिमा ड्यू टू लेफ्ट हार्ट फेलियर। क्लियर है इतना। उसके बाद लेट स्टेज के अंदर पेशेंट को क्या देखने को मिल सकता है, पिंक फ्रोदी स्पुटम। अगर ये कंडीशन कंटिन्यूस रहती है तो इसका क्रोनिक सिम्टम क्या बनेगा, पिंक फ्रोदी स्पुटम। इतना क्लियर है। इसके बाद ये कंडीशन अगर क्रोनिक रही, अगर ये कंडीशन क्या हुई, क्रोनिक रहेगी तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट का आएगा, अच्छा पेशेंट के लंग्स के अंदर कंटिन्यू क्या होगा, एक्यूमुलेशन। और कंटिन्यू एक्यूमुलेशन होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, नीचे वाले पार्ट के अंदर तो वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा और ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ड्राई। कंटिन्यूस एडिमा नीचे वाले पार्ट में बनी रहेगी, नीचे वाले पार्ट में एडिमा बनी रहती है और ऊपर वाले पार्ट में क्या होगा, ड्राई रहेगा। तो पेशेंट को क्या दिक्कत आएगी, ड्राई पार्ट रहेगा तो पेशेंट को दिक्कत किसकी रहेगी, कफ की। इस पेशेंट को क्या होगा, कफ की प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये पेशेंट जब सोएगा, सोने का मतलब क्या है, ये ब्लड जो नीचे वाला पार्ट है ये लाइंग पोजीशन में आएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, ये ब्लड कहाँ, सॉरी ये वाटर कहाँ जाएगा, इस पार्ट में। इसका मतलब पोजीशन चेंज होने के साथ अगर डिफिकल्टी हुई ब्रीदिंग के अंदर तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोपनिया। पेशेंट किसका बन जाएगा, ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया का मतलब क्या है कि पेशेंट अगर लाइंग पोजीशन में जाएगा उसके बाद, एक पेशेंट अगर लाइंग कंडीशन में जाए उसके बाद क्या हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोपनिया। उसके बाद दूसरा एक खास सिम्टम हो जिसको बोलते हैं प्रोक्सिमल नोक्टर्नल डिस्निया या प्रोक्सिमल नोक्टर्नल डिस्निया। का मतलब क्या है, रात को ये पेशेंट जब सोएगा, सोने का मतलब ये लाइंग पोजीशन में जाएगा, लाइंग पोजीशन में जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, वाटर जो बिलो पार्ट में एक्यूमुलेट था वो कहाँ जाएगा, आगे वाले पार्ट में। जब ये आगे वाले पार्ट में जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, ये जब पेशेंट ये सोएगा नाइट के अंदर तो सडन डिस्निया की वजह से ये क्या करेगा, उड़ जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल नोक्टर्नल, सॉरी प्रोक्सिमल पैरोक्सिस्मल नोक्टर्नल डिस्निया। इतना क्लियर है। अब यहाँ हो, अगर ये कंडीशन कंटिन्यू रही तो इस पर्टिकुलर पार्ट में, एलोलाई वाले पार्ट में क्या होगा, फाइब्रोसिस। और इस पर्टिकुलर पार्ट में फाइब्रोसिस होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, ये पार्ट, अब ये कैपिलरी पार्ट डैमेज हो जाएगा। और ये कैपिलरी पार्ट डैमेज हो जाएगा तो जो ब्लड जो बैक फ्लो मार के आ रहा है ये ब्लड वापस कहाँ नहीं पहुँचेगा, आगे। ये आगे नहीं पहुँचेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, एक्यूमुलेट कहाँ होगा, इस पर्टिकुलर पार्ट में। ये कौन सा पार्ट है, पल्मोनरी पार्ट या पल्मोनरी वेन वाला पार्ट। तो इस पार्ट में क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। और इस पार्ट में प्रेशर बढ़ने को क्या बोलते हैं अपन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पेशेंट किसका बढ़ गया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। और अगर ये सिचुएशन नॉर्मल है तो कहाँ पहुँचेगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन से कहाँ पहुँचेगा, राइट हार्ट में। और राइट हार्ट में पहुँचने का मतलब क्या है, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट हार्ट फेलियर। इसका मतलब जो मोस्ट कॉमन हार्ट फेलियर है वो कौन सा है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। लेकिन लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर से क्या हो सकता है, राइट साइड हार्ट फेलियर। जो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है वो मोस्टली डील किसके साथ कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। तो जितने भी सिम्टम्स जो बाहर आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के। क्लियर है इतना। अब बात करते हैं लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर की। अगर लेफ्ट साइड हार्ट फेल हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा, बैकफ्लो मारेगा कहाँ पर, सॉरी राइट साइड हार्ट फेलियर हो तो बैकफ्लो कहाँ जाएगा, वेना केवा के अंदर। और जैसे ही वेना केवा के अंदर जाएगा तो ऊपर का कनेक्शन कौन सी वेन के साथ है, जुगुलर वेन के साथ। जो पहला सिम्टम बाहर देखने को मिलेगा वो क्या होगा, इंक्रीज जेवीपी, जुगुलर वेन प्रेशर। तो पहला सिम्टम क्या आएगा कि जुगुलर वेन के अंदर है वो प्रेशर वो
बढ़ जाएगा। और जुगुलर वेन के अंदर प्रेशर बढ़ने के बाद ये ब्लड वापस कहाँ जाएगा, बैक फ्लो के अंदर। बैक फ्लो के अंदर जाने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, लीवर, और लीवर से क्या जुड़ा है, पोर्टल सर्कुलेशन, और पोर्टल सर्कुलेशन से क्या जुड़ा है, ये आपका जीआईटी सिस्टम। यहाँ पे मेजेंट्रिक सर्कुलेशन है, ये हो गया जीआईटी, और यहाँ पे मानो एक बार स्प्लीन, यहाँ पे क्या होगा, स्प्लीन। क्लियर है इतना। बैक फ्लो आएगा, बैक फ्लो आने का मतलब कि सिस्टमिक सर्कुलेशन से बैक फ्लो मार के वापस पहुंचेगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में, और सिस्टमिक सर्कुलेशन से कहाँ जाएगा, जीआईटी सिस्टम के अंदर। और जीआईटी सिस्टम के अंदर जाने का मतलब कि ये कहाँ पहुंचेगा, लीवर के अंदर। और लीवर के अंदर ये पहुंचने का मतलब ये अपना लीवर है, लीवर के सेंटर में कौन है, सेंट्रल वेन। सारा सेंट्रल वेन किससे जुड़ी पड़ी है, हिपेटिक वेन से, और हिपेटिक वेन किससे जुड़ी पड़ी है, इन्फीरियर वेना के वहाँ से। अगर बैक फ्लो आया इन्फीरियर वेना के में वापस, तो ये बैक फ्लो किस में जाएगा, हिपेटिक वेन के पास, और हिपेटिक वेन से कहाँ जाएगा, सेंट्रल वेन के पास। और सेंट्रल वेन के सराउंडिंग कौन है, साइनोसॉइड्स। सेंट्रल वेन के सराउंडिंग कौन है, साइनोसॉइड और हिपेटोसाइट्स। तो रिजल्ट क्या आएगा, लीवर के अंदर क्या होगा, साइनोसॉइड के अंदर एडिमा होगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, साइनोसॉइडल एडिमा। पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है, साइनोसॉइडल एडिमा। अब ये पेशेंट साइनोसॉइडल एडिमा, यहीं पर पोर्टल वेन आ रही है, यहीं पर क्या आ रही है, पोर्टल वेन। तो प्रेशर कहाँ बढ़ेगा, पोर्टल वेन के अंदर। और अगर पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर बढ़ा तो ये पोर्टल वेन जा कहाँ रही है, जीआईटी ट्रैक्ट के पास। तो जितने भी सिस्टम तो जी पोर्टल वेन के साथ अटैच है, उनके अंदर क्या होगा, एडिमा आ जाएगी। और उनके अंदर एडिमा आने का मतलब पेशेंट को क्या दिक्कत हो जाएगी, सबसे बड़ी दिक्कत एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वोमिटिंग। 3 साइन। और पहला साइन कौन सा है, एनोरेक्सिया, दूसरा कौन सा है, नोजिया एंड वोमिटिंग। क्यों हो रहा है, क्योंकि जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर एडिमा आएगी। जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर एडिमा आएगी तो डाइजेशन है वो अबनॉर्मल होगा, और डाइजेशन अबनॉर्मल होगा तो क्या सिम्टम निकलेंगे, एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वोमिटिंग। उसके बाद प्रेशर किसका बढ़ सकता है, पोर्टल हाइपरटेंशन का भी। नॉर्मली प्रेशर कितना होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन कितना होता है, 5 से 15 mmHg। कितना होता है, 5 से 15। अब बैक फ्लो आया सिस्टमिक सर्कुलेशन में, सिस्टमिक सर्कुलेशन से बैक फ्लो कहाँ पहुँचेगा, सिस्टम के अंदर। और सिस्टम के अंदर सर्कुलेशन पहुँचने का मतलब क्या है, पूरी बॉडी के अंदर क्या होगा, एडिमा। पूरी बॉडी के अंदर क्या होना शुरू हो जाएगी, एडिमा। पूरी बॉडी में क्या होगा, एडिमा। और पूरी बॉडी में अगर एडिमा होती है, वो भी कौन सी, जनरलाइज्ड एडिमा को क्या बोलते हैं, एनासार्का। तो पेशेंट को क्या होगा, एनासार्का। और ये जो एडिमा है ये कौन सी है, डिपेंडेंट एडिमा। डिपेंडेंट एडिमा का मतलब क्या है, जब पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा है ये डाउन रहेगी, जब पेशेंट जैसे लाइंग पोजीशन में जाएगा ये कहाँ चली जाएगी, शोल्डर पार्ट में। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट एडिमा। और नेचर कैसा होगा इस एडिमा का, ये एडिमा कैसी होगी, पिटिंग एडिमा। कैसी होगी, पिटिंग एडिमा। क्लियर है इतना। उसके बाद फ्लूइड स्प्लीनिक वेन से कहाँ पहुँचेगा, स्प्लीन के अंदर। और जैसे ही स्प्लीन के अंदर पहुँचेगा रिजल्ट क्या आएगा, पेशेंट को क्या हो जाएगा, स्प्लीनोमेगाली। क्लियर इतना। अगर पेशेंट का लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हुआ और पल्मोनरी हाइपरटेंशन हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा, राइट वेंट्रिकल फेल हो सकता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल अगर फेल है और क्या हो रहा है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, तो पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, कोर पल्मोनेल। क्या बोलते हैं इसको, कोर पल्मोनेल। कोर पल्मोनेल का मतलब क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से अगर राइट साइड या लेफ्ट हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से क्या हो रहा है, अगर राइट साइड फेल हो रही है तो इसको क्या बोलोगे, कोर पल्मोनेल। क्लियर है, लेफ्ट हार्ट वर्सेज राइट हार्ट। क्लियर है इतना। उसके बाद जो लीवर है, लीवर के ऊपर कौन है, पेन रिसेप्टर लगे रहते हैं। जैसे ही हिपेटोमेगेली होगा ये पेन रिसेप्टर क्या होंगे, एक्टिवेट। और जैसे ही पेन रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे क्या रिजल्ट आएगा,
टेंडरनेस, तो लीवर होगा हिपेटोमेगेली के साथ टेंडरनेस मिलेगी पेशेंट के अंदर। उसके बाद जैसे जैसे हिपेटोमेगेली हुआ लीवर की साइज थोड़ी सी बढ़ना शुरू होगी, और जैसे ही साइज बढ़ना शुरू होगी रिजल्ट क्या आएगा, लीवर है वो पल्सेटाइल मिलेगा अपने को। लीवर कैसा मिलेगा, पल्सेटाइल। अपन लीवर को आराम से पालपेट कर सकते हैं और या ये बोल सकते हैं लीवर कैसा है, पल्सेटाइल लीवर है। उसके बाद अगर यहाँ से लीवर से ये ब्लड एस्केप होगा तो कहाँ जाएगा, ये जाएगा पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। कहाँ जाएगा, पेरिटोनियल कैविटी में। और पेरिटोनियल कैविटी में अगर ये स्टोर होगा तो उसको क्या बोलते हैं, एसाइटिस। तो पेशेंट किसका होगा, एसाइटिस का। इतना क्लियर है। ये था राइट हार्ट फेलियर वर्सेज लेफ्ट हार्ट फेलियर। कुछ राइटिंग या ड्राइंग में समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछ लेना। बहुत ट्राई किया इम्प्रूवमेंट करने का, लेकिन इम्प्रूवमेंट हो नहीं रहा है। इसलिए किसी को अगर ये ड्राइंग समझ में नहीं आई हो या किसी को नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कोई इश्यू नहीं है, कमेंट में बता देना। अगर आपको नोट्स चाहिए, आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आया हो या आपको लगे आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो कोई इश्यू नहीं है, कमेंट में बता देना। आपको वाया मेल या वाया PDF लिंक मैं अवेलेबल करवाने की बिल्कुल कोशिश करूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। जो नेक्स्ट है अपना हार्ट फेलियर, वो कौन सा है, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर वर्सेज डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। क्यों, अरे दो कट मतलब मिनट को लगाना बीच में, मस्जिद तो अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट कौन सा है, सिस्टोलिक वर्सेज डायस्टोलिक। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या होगा, जो वेंट्रिकल की जो मायोकार्डियम है वो कैसी हो जाएगी, हाइपरट्रोफिड। और वेंट्रिकल की मायोकार्डियम अगर हाइपरट्रोफिड है जो ब्लड जो आएगा वेंट्रिकल के अंदर वो ब्लड पूरा नहीं आ पाएगा, और ब्लड पूरा नहीं आएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, सिस्टोलिक फेलियर, सॉरी डायस्टोलिक फेलियर है ये ब्लड पूरा नहीं आएगा तो पूरा ब्लड पंप नहीं होगा, पूरा ब्लड पंप नहीं होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, बॉडी की डिमांड है वो पूरी नहीं होंगी। इसको तो क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक फेलियर। और डायस्टोलिक फेलियर का मतलब क्या है, ब्लड आएगा लेकिन प्रीलोड बहुत ज़्यादा हो। अगर प्रीलोड क्या हो, बहुत ज़्यादा हो तो रिजल्ट क्या आएगा, पेशेंट किसका हो जाएगा, सिस्टोलिक फेलियर के। सेम सिचुएशन है, खाली नाम के अंदर समझना है। डायस्टोलिक फेलियर का मतलब क्या है, हाइपरट्रोफिड है ये। और हाइपरट्रोफिड अगर मायोकार्डियम है तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर बढ़ा हुआ है। और ये यहाँ पर क्या बढ़ा हुआ है, प्रीलोड। और प्रीलोड बढ़ने का मतलब क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। तो एक नाम और याद करना, अगर प्रेशर इंक्रीज है, अगर प्रेशर इंक्रीज है तो रिजल्ट क्या आएगा, वेंट्रिकल कैसा होगा, हाइपरट्रोफिड। अगर प्रेशर इंक्रीज है तो कैसा होगा, हाइपरट्रोफिड। अगर वॉल्यूम इंक्रीज है तो वेंट्रिकल कैसा होगा, इलोंगेटेड। कैसा होगा, इलोंगेटेड। वेंट्रिकल क्या शो कर रहा है कि प्रीलोड है वो ज़्यादा है, और प्रेशर क्या शो कर रहा है कि वेंट्रिकल कैसा है, हाइपरट्रोफिड। क्लियर है इतना। और इसका जो मोस्ट कॉमन कोज है वो कौन सा है, इस्चेमिया। इसका जो मोस्ट कॉमन कोज है वो क्या है, इस्चेमिया। क्लियर है इतना। अब एक चीज़ और, अगर कंटिन्यूअस ब्लड इसके अंदर आता है और प्रीलोड क्या हुआ, कंटिन्यूअस बढ़ा, और प्रीलोड कंटिन्यूअस बढ़ेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, कार्डियक आउटपुट क्या होगा, डाउन। और कार्डियक आउटपुट डाउन होगा तो जो आपको साउंड सुनने को मिलेगा वो कौन सा साउंड सुनने को मिलेगा, S3। और S3 साउंड सुनने के बाद ये अगर बैक फ्लो मार रहा है या बैक फ्लो नहीं मार रहा, हार्ट जो एट्रियम है वो कंटिन्यू क्या कोशिश कर रहा है, पंप करने की। कहाँ पर, वेंट्रिकल के अंदर। लेकिन वेंट्रिकल कंप्लीटली फिल पड़ा है तो ब्लड कहाँ नहीं जा पा रहा, वेंट्रिकल में। लेकिन अगर ये कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो आपको एक साउंड और सुनने को मिलेगा, वो कौन सा है, S4। क्लियर है इतना। तो अगर प्रीलोड बढ़ा हुआ है तो S1 S2 के साथ कौन सा साउंड मिलेगा, S3। कौन सा साउंड मिलेगा, S3। और अगर डायस्टोलिक बढ़ा है तो कौन सा मिलेगा, S3 की जगह कौन सा मिलेगा, S4 साउंड। क्लियर है। और लास्ट वन जो हार्ट फेलियर है वो कौन सा है, एक्यूट वर्सेज क्रोनिक हार्ट फेलियर। जो लास्ट हार्ट फेलियर वो कौन सा है, एक्यूट वर्सेज क्रोनिक हार्ट फेलियर।
ये सेम एज इट इज़ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, एक पेशेंट को क्या हो, मेसियोमाई, अगर एक पेशेंट को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन मिले मायोकार्डियम के अंदर तो रिजल्ट क्या आएगा, हार्ट एबल नहीं रहेगा। तो कौन सा हार्ट फेलियर है ये, एक्यूट। उसके बाद जो दूसरी डिजीज को अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक टेम्पोनेड, क्या बोलते हैं, कार्डियक टेम्पोनेड। ये अपन बाद में बात करेंगे, एक बार आप याद रख लो। कार्डियक टेम्पोनेड का मतलब क्या है, स्क्वीजिंग ऑफ द हार्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल कैविटी। अगर पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर एक्सेसिव फ्लूइड इकट्ठा हो गया तो जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो डिमांड पूरी कैसे करेगा, और डिमांड पूरी नहीं कर पाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, पेशेंट किसका हो जाएगा, कार्डियक टेम्पोनेट का। उसके बाद इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तीसरी डिजीज जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का मतलब क्या है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। और स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का मतलब क्या है, वाल्वुलर डिजीज। और पेशेंट को क्या होगा, वाल्वुलर वेजिटेशन। और पेशेंट को वाल्वुलर वेजिटेशन होगा तो रिगर्जिटेशन होगा, या ये बोल सकते हैं वाल्व की स्टिफनिंग होगी। और वाल्व की स्टिफनिंग होगी तो क्या रिजल्ट आएगा, प्रेशर से ब्लड कहाँ जाएगा, एट्रियम की तरफ, और प्रेशर से ब्लड एट्रियम की तरफ जाएगा। और अगर वेजिटेशन है तो समटाइम्स क्या होगा, ये वाल रप्चर हो जाएगा। और वाल रप्चर होने का मतलब क्या है, ब्लड बैक फ्लो लेगा, और बैक फ्लो लेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑटो डिमांड पूरी नहीं हो पाएंगी, और पेशेंट को क्या हो सकता है, एक्यूट कार्डियक फेलियर। एंड लास्ट वन इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। जो लास्ट डिजीज तो क्या कर सकती है, फेलियर कर सकती है, वो क्या है, एक्यूट हार्ट फेलियर। कौन सी कर सकती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहाँ रुकेगा, आगे पल्मोनरी आर्टरी में। तो ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जा रही है, आगे लंग्स के अंदर। अगर ये लंग्स के अंदर जा रही है, यहाँ पर ये एम्बुलेंस पहुँच गया तो रिजल्ट क्या आएगा, ये ब्लड कहाँ नहीं पहुँचेगा, लंग्स के पास। और लंग्स के पास नहीं पहुँचेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा लेकिन ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी, रिजल्ट क्या आएगा, एक्यूट हार्ट फेलियर। कुछ समझ में नहीं आया तो बिल्कुल पूछ लेना, कोई इशू नहीं है। नोट्स चाहिए तो कमेंट में बिल्कुल बता देना, और कहीं भी डाउट हो, कुछ भी लिखा हुआ समझ में नहीं आया तो बिल्कुल पूछ लेना। थैंक यू।